केशव नगर की राजकुमारी चंद्रिका घमंड और क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। उसके अहंकार से राज्य की जनता त्रस्त थी। राजा विक्रम कभी उसे रोकने का साहस नहीं कर सके। एक दिन राजकुमारी चंद्रिका अपने 2 सैनिकों के साथ महल से बाहर निकली। उसकी आंखों में घमंड और उपेक्षा का भाव था। वो राज्य में टहलते हुए इधर उधर देख रही थी। चलो देखूं आज राज्य में क्या नया है। सैनिक चुपचाप उसके पीछे चलते रहे। राजकुमारी का स्वभाव ऐसा था कि किसी को उससे प्रश्न करने का साहस नहीं था। राजकुमारी का काफिला एक सुंदर हरे भरे खेत के पास पहुंचा। खेत लहलहा रहे थे। फसलों की सुंदरता मन मोह रही थी। राजकुमारी ने रुककर खेत को देखा और उसकी नजर खेत में काम कर रहे नौजवान आदित्य पर पड़ी। ये सुंदर खेत किसका है? सैनिकों ने खेत पर नजर डाली और आदित्य को फसल काटते हुए देखा। एक सैनिक ने झुककर उत्तर दिया, राजकुमारी जी, ये खेत एक किसान का ही होगा। राजकुमारी की आंखों में जलन और क्रोध झलकने लगा। उसकी सुंदरता को किसी सुंदर चीज से तुलना सहन नहीं थी। ये खेत मुझसे सुंदर कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहती कि इस संसार में मुझसे सुंदर कुछ हो। वो घृणा से खेत की ओर देखती रही। इस खेत में आग लगा दो। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन राजकुमारी के आदेश की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं था। वो खेत में आग लगाने लगे। आदित्य ने खेत में आग लगते देखी तो वो घबराकर दौड़ा और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। वो मिट्टी फेंक फेंक कर आग रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। अरे अरे रुको! अरे ये क्या कर रहे हो? अरे रुको! ये क्या कर रहे हो? अरे रुको! आदित्य ने राजकुमारी की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल और आक्रोश था। वो थककर खड़ा हो गया। आग बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। अरे तुमने मेरे खेत में आग क्यों लगाई? राजकुमारी ने ठहाका लगाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रूर संतोष झलक रहा था। तुम्हारा खेत सुंदर था और मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे सुंदर कोई चीज इस संसार में हो। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें गुस्सा भी उमड़ रहा था। उसने व्यंग्य से राजकुमारी की ओर देखा और साहस जुटाकर बोला, वाह वाह! अगर तुम्हें तुमसे सुंदर कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर अपने महल को भी आग क्यों नहीं लगवा देती हो? वो भी तो तुमसे सुंदर महल है, हैं? आदित्य का ये ताना सुनकर राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। वो अपमान सहन नहीं कर सकती थी। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और आदित्य को पकड़ लिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन 2 सैनिकों के सामने उसकी ताकत नाकाम साबित हुई। तुमने मेरे खेत को जलाया और अब मुझे बंदी बना रही हो? ये सरासर अन्याय है, अन्याय। मुझसे बहस करने का साहस मत करना, वरना तुम्हारा हश्र और भी बुरा होगा। सैनिक आदित्य को कारागार की ओर ले गए। आदित्य का अपराध केवल इतना था कि उसने सत्य बोलने का साहस किया था। अगले दिन राजा विक्रम दरबार में बैठे थे। राजकुमारी चंद्रिका उनके सामने खड़ी थी। तुमने
उस खेत के मालिक को क्यों गिरफ्तार करवाया चंद्रिका? पिताजी, उसका खेत बहुत सुंदर दिख रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि संसार की कोई स्त्री या वस्तु मुझसे अधिक सुंदर दिखे। चंद्रिका बेटा, अभी भी सुधर जाओ। अपने राज्य और अपनी सुंदरता का इतना घमंड ठीक नहीं है, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। पिताजी, आपका कोई पुत्र तो है नहीं। इस शासन की बागडोर आपके बाद मुझे ही संभालनी है, इसलिए मेरे काम में दखल अंदाजी मत करिए। प्रजा को कैसे देखना है ये मैं खुद देखूंगी। राजा विक्रम निराश होकर दरबार से चले गए। कुछ देर बाद रानी यामिनी अपनी पुत्री चंद्रिका से बोली, चंद्रिका, कल तुम्हें देखने के लिए विजयगढ़ का सुंदर राजकुमार अशोक आ रहा है। माँ, मैं उसकी परीक्षा लूंगी, देखती हूँ कि वो मेरी बराबरी का है या नहीं। अगले दिन बगीचे में राजकुमारी चंद्रिका अपने सैनिकों के साथ खड़ी थी। तभी राजकुमार अशोक वहां पहुंचा। प्रणाम राजकुमारी। मुझे लगा था तुम वीर, बलवान और सुंदर दिखते होंगे, लेकिन तुम तो मेरी पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। बस मैं यहाँ आपके सुंदरता की चर्चा सुनने और विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था, परंतु मुझे नहीं पता था कि आप इतनी घमंडी होंगी। सुंदरता का इतना घमंड ठीक नहीं है राजकुमारी। राजकुमार अशोक के शब्द सुनकर राजकुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सैनिकों, इस राजकुमार को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दो। राजकुमारी, वो एक राजकुमार है। अगर हमने ऐसा किया तो उनके पिताजी हमारे राज्य पर हमला कर सकते हैं। हमारी सेना उसकी सेना से 10 गुना अधिक है। अगर इसने हमला किया तो हम उसके राज्य को चींटी की तरह मसल देंगे और इस राजकुमार को चूहे की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। राजकुमार अशोक अपमानित होकर महल से निकल गया। वो अकेले जंगल में भटक रहा था। तभी उसने देखा एक व्यक्ति एक साधु के पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांग रहा था। अशोक ने तुरंत कदम बढ़ाए और साधु के पास पहुंचा। ये व्यक्ति कौन है साधु महाराज? तुम कौन हो बालक? मैं विजयगढ़ का राजकुमार अशोक हूं। ये व्यक्ति एक घमंडी इंसान है। मैंने इसे श्राप दिया है कि ये अब कभी चल फिर नहीं सकेगा, इसीलिए ये मुझसे माफी मांग रहा है। महाराज, एक बात कहूं, अगर ये पश्चाताप कर रहा है तो कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए ना। हाँ राजकुमार, मेरा श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति मेरा श्राप हटवाना चाहता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? हाँ, और अगर तुम सच में इसका श्राप हटवाना चाहते हो तो भैरवी जंगल में स्थित विचित्र तालाब का पानी लेकर आओ। अब लेकिन महाराज, उस तालाब में तो एक डायन रहती है। कहते हैं कि उसका सामना तो बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सकता है। यही तो श्राप का तोड़ है राजकुमार। हिम्मत तो दिखाओ, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। राजकुमार अशोक को एहसास हुआ कि साधु अत्यंत क्रोधित और शक्तिशाली है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसे एक योजना सूझी। राजकुमार अशोक ने साधु की ओर देखा और फिर गंभीरता से बोला, महाराज, आप बहुत ही शांति प्रिय लगते हैं। अगर आपको सच में राम राज्य देखना है ना, तो आपको केशव नगर जाना चाहिए साधु महाराज। वहां की राजकुमारी बहुत ही गुणी और विनम्र हैं। वो भी आपकी ही तरह घमंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं।
केशव नगर की राजकुमारी? हाँ महाराज, अगर आप सच्ची सुंदरता और विनम्रता देखना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही वहां जाना चाहिए। साधु ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसके चेहरे पर संतोष की झलक दिखने लगी। हाँ, अब तो हम अवश्य ही केशव नगर जाएंगे और वहां की राजकुमारी से अवश्य ही मिलेंगे। हाँ। साधु वहां से चल पड़ा, लेकिन राजकुमार अशोक के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दरअसल ये सब उस राजकुमारी चंद्रिका को सबक सिखाने की एक योजना थी। सूरज ढल रहा था। केशव नगर के महल में राजकुमारी चंद्रिका अपने कक्ष में बैठी थी। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी। राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी जी, एक साधु महल के बाहर आपसे मिलने के लिए आया है। कितनी बार कहा है, मुझे इन भिखारियों और साधुओं से नफरत है। पर ठीक है, बुलाओ उसे, देखती हूँ किस हिम्मत से आया है। द्वारपाल ने साधु को बुला लिया। साधु ने शांत भाव से प्रवेश किया। वो राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। राजकुमारी, मैं दूर दूर तक आपकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर आया हूँ। सुंदरता? पर तुम्हें क्या लेना देना मेरी सुंदरता से? मैं आपके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आया हूँ राजकुमारी। आशीर्वाद? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आकर मुझसे बात करने की? तुम्हारी जगह तो बाहर है, वहीं जहाँ तुम्हारे जैसे भिखारी और साधु भीख मांगते हैं। साधु ने राजकुमारी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अपमान का दर्द झलकने लगा, लेकिन वो शांत रहा। हाँ राजकुमारी, आपने मेरा और साधुओं का अपमान किया है। घमंड और सुंदरता का ये अभिमान आपको ले डूबेगा। मुझे कोई डुबा नहीं सकता, समझे? अब निकलो यहाँ से। साधु ने अपनी आंखें बंद की और रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। राजकुमारी, जिस घमंड ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है, वही तुम्हें जीवन भर का सबक सिखाएंगी। अब तुम अपनी सुंदरता को भूल जाओ। अचानक तेज हवा चलने लगी। महल के वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। राजकुमारी चंद्रिका की आंखें चौंधिया गईं। तुम अब एक चूहिया बन जाओगी। जब लोग तुम्हें चूहिया के रूप में देखकर हंसेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि दूसरों का अपमान करना कैसा लगता है। राजकुमारी चंद्रिका का शरीर कांपने लगा। वो चीख पड़ी, लेकिन कुछ ही पलों में वो सचमुच एक छोटी सी चूहिया में बदल गई। महल में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम ने जब अपनी पुत्री को चूहिया बना देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, महाराज, कृपया करके मेरी पुत्री को माफ कर दीजिए। वो अभी नादान है, छोटी है, समझ नहीं पाई। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। राजा विक्रम, तुम्हारी पुत्री ने घमंड में आकर मेरा अपमान किया। अब वो जीवन भर चूहिया बनकर अपने घमंड का दंड भोगेगी। महाराज, मेरी पुत्री को माफ कर दीजिए। मैं उसके घमंड की सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन वो मासूम है, माफ कर दीजिए। साधु ने राजा विक्रम को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो कठोर बना रहा। अगर तुम सच में अपनी पुत्री को वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें भैरवी जंगल के विचित्र तालाब का पानी लाकर चूहिया बनी राजकुमारी पर छिड़कना होगा। तभी वो अपने असली रूप में वापस लौटेंगी।
राजा विक्रम ने तुरंत पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। सुनो सुनो सुनो, जो भी भैरवी जंगल के विचित्र तालाब से पानी लेकर राजकुमारी पर छिड़केगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। लेकिन राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव और शहरों में लोग आपस में बातें करने लगे। ये अच्छा हुआ, अब उसे एहसास होगा कि गरीबों का अपमान करना कितना गलत था। हाँ भाई, हमेशा गरीबों को तुच्छ समझती थी, अब चूहिया बनकर घूमेगी महल में। बढ़िया हुआ, बढ़िया। चलो, अब उसे हमारी पीड़ा का अनुभव होगा। हाँ। लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी थी। किसी ने भी भैरवी जंगल के तालाब से पानी लाने की इच्छा नहीं जताई। सबको इस बात की खुशी थी कि घमंडी राजकुमारी को उसकी सजा मिल चुकी है। राजा विक्रम निराश होकर महल में लौट आया। उसने देखा कि चूहिया बनी राजकुमारी कक्ष के कोने में छिपी हुई थी। हे भगवान, कोई तो मेरी पुत्री को इस श्राप से मुक्त कराओ, कोई तो। लेकिन पूरे राज्य में किसी ने भी राजकुमारी की मदद करने की इच्छा नहीं जताई। घमंड और अत्याचार की कीमत अब राजकुमारी को चुकानी थी। कुछ दिन बाद महल के बड़े हॉल में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था। अचानक राजमहल के द्वार से आवाज गूंजी। महाराज, राजकुमार अशोक हाजिर है। राजकुमार अशोक गर्व से सीधा चलता हुआ दरबार में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आओ आओ राजकुमार अशोक, आओ। अशोक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसकी नजर चूहिया बनी राजकुमारी चंद्रिका पर पड़ी। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। अरे ये क्या देख रहा हूँ? ये तो वही राजकुमारी चंद्रिका है ना, जिन्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान हुआ करता था। लेकिन ओहो हो, अब तो बेचारी चूहिया बन गई है। चूहिया बनी राजकुमारी ने रोते हुए सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। क्या हुआ राजकुमारी? ओह, क्या हो गया? आपकी सुंदरता दिखाई नहीं दे रही, और आपकी सुंदरता की तरह आपका घमंड भी दिखाई नहीं दे रहा। वो सुंदरता का अभिमान कहाँ चला गया? तुमने तो कहा था कि मैं तो तुम्हारी जूती के बराबर भी नहीं हूं। अब बताओ, तुम किसके बराबर हो? बताओ 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 बताओ। चूहिया बनी राजकुमारी फर्श पर छटपटाने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ चूहिया की चू चू में बदल चुकी थी। जानती हो ये सब कैसे हुआ? मैंने ही साधु महाराज से झूठ बोलकर उन्हें यहाँ भेजा था। मैंने उन्हें कहा था कि केशव नगर की राजकुमारी बहुत दयालु और घमंड से तो कोसों दूर है। मुझे पता था, मुझे 100% पता था कि तुम उनका अपमान जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हारी नियति ही वैसी है। और साधु महाराज तो घमंड सहन ही नहीं कर सकते। बस मुझे यकीन था कि वो तुम्हें कुछ ऐसा श्राप देंगे जो तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देगा। और देखो, मैंने गलत नहीं सोचा। चूहिया बनी राजकुमारी की आंखों में आंसू बहने लगे। ओ, क्या हुआ राजकुमारी? अब बोलो, अब तुम्हारे वो तीखे वाले तेवर कहाँ गए? हाँ, अब किसी गरीब का अपमान नहीं करोगी। लेकिन अब तो तुम सिर्फ चूहिया हो, अब किसी का अपमान कैसे करोगी? राजा विक्रम सिर झुकाए बैठा रहा।
महाराज, आपकी राजकुमारी ने जो किया उसकी सजा तो मिलनी ही थी। घमंड का फल हमेशा कड़वा होता है। अशोक ने एक बार फिर चूहिया बनी राजकुमारी की ओर देखा। अब जीवन भर अपने महल में चूहिया बनकर इधर उधर भागती रहना राजकुमारी। शायद तब तुम्हें एहसास होगा कि गरीबों का दर्द क्या होता है। इतना बोलकर राजकुमार चूहिया बनी राजकुमारी पर हंसता हुआ चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जी, राजकुमारी की इस हालत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैंने उसे कभी सही गलत का पाठ ही नहीं पढ़ाया। अब जब वो इस रूप में है तो मेरे अपने ही लोग उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे। महाराज, आपकी पुत्री ने जिस तरह से गरीबों पर अत्याचार किया है ना, उससे राज्य की जनता में रोष है। वो नहीं चाहते कि राजकुमारी की सहायता की जाए। मैं चाहता हूं कि राजकुमारी ने जिस बेगुनाह प्रजा को कारागार में बंदी बनवाया है, उन सबको रिहा करवा दीजिए महाराज। राजा विक्रम ने उसी समय बंदी गृह में सारे कैदियों को रिहा करवाने का आदेश दे दिया। इन कैदियों में आदित्य भी था। आदित्य एक कैदी से बोला, हैं? समझ में नहीं आ रहा, अचानक से महाराज के अंदर प्रजा के लिए इतनी दयालुता कैसे जाग गई? अरे तुम्हें नहीं पता, राजा विक्रम बहुत ही चिंतित हैं। क्या है ना कि किसी साधु ने उनकी पुत्री को चूहिया में परिवर्तित कर दिया है। अच्छा हुआ मेरे हिसाब से तो। बहुत घमंड था उसे अपनी सुंदरता पर। सारी जिंदगी चूहिया बनकर महल में घूमती रहेगी। कैदी की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया और राजमहल की ओर चल दिया। दरबार में आदित्य को देखकर राजा विक्रम चौंक गए। तुम आदित्य यहाँ कैसे? महाराज, मैं आपकी पुत्री की सहायता करने आया हूँ। पर उसने तो तुम्हारे साथ अन्याय किया था। तुम्हारा सुंदर खेत जलवा दिया था, तुम्हें कारागार में डलवा दिया था। फिर? महाराज, नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता। मैं उसे माफ करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो शायद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। हाँ, तुम सच में महान हो पुत्र। पर भैरवी जंगल का तालाब बहुत खतरनाक है। वहां की चुड़ैल इतनी भयानक है कि बड़े बड़े योद्धा भी वहां से जिंदा नहीं लौटे। महाराज, प्रयास करना मेरा काम है। मैं प्रयास करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। राजा विक्रम आदित्य के साहस को देखकर उसे अनुमति दे देते हैं। आदित्य अपने विश्वास और साहस के साथ भैरवी जंगल की ओर चला गया। चारों ओर घना अंधकार और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ही देर में आदित्य तालाब के नजदीक पहुंच गया। तालाब के नजदीक पहुंचते ही तालाब के अंदर से लाल आंखों वाली चुड़ैल प्रकट हो गई और आदित्य की ओर देखकर बोली, कौन है जो मेरे तालाब के पास आने की जुर्रत कर रहा है? मैं यहाँ तालाब का जल लेने आया हूँ, जिससे राजा विक्रम की पुत्री का श्राप दूर हो सके। तुम जैसे साधारण इंसान मेरे जल तक नहीं पहुँच सकते। जो यहाँ जल लेने आता है उसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होता है। अब तक बड़े बड़े साधु संत इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और अपनी जान गंवा बैठे। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा शरीर भी राख में बदल जाएगा। सोच लो, अब बचना असंभव है। पूछो अपना सवाल। अगर मेरी नियति में जीत दिखी है तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है
जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, और जिसके बिना जीवन असंभव है। इसका उत्तर है आशा। आशा जन्म लेती है लेकिन कभी मरती नहीं। इसे देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, और इसके बिना जीवन असंभव है। तू पहला इंसान है जिसने मुझे परास्त किया है। जा, तू जल लेकर जा सकता है। आदित्य तालाब का जल लेकर वहां से निकल गया। और महल में लौटकर राजा विक्रम को जल सौंप दिया। राजा विक्रम और आदित्य बगीचे में उस स्थान पर चले गए जहां चूहिया बनी राजकुमारी कैद थी। आदित्य ने तालाब का जल चूहिया पर छिड़क दिया। जल का प्रभाव होते ही राजकुमारी का रूप वापस आ गया। वो पहले की तरह सुंदर, पर अब चेहरे पर पश्चाताप झलक रहा था। आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। तुमने अपनी गलतियों से सीखा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। आदित्य ने प्रेम और क्षमा की शक्ति से नफरत पर विजय पाई। अब राज्य में न्याय, प्रेम और सम्मान का शासन था। राजकुमारी ने अपने घमंड को त्याग कर प्रजा की सेवा करने का प्रण लिया और राजा विक्रम का राज्य फिर से खुशियों से भर गया।